हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने 30 क्वेश्चंस किया था। अब इसके आगे के 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ तक किया था 60 तक, एंड अब हम यहाँ से करेंगे 61 से। तो आज भी हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। आप सब अपना स्कोर जरूर बताना, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो आता ही है एसएसटी में। 40 आपका कॉन्टेंट से रहता है, 20 आपकी पेडागॉजी। तो मैंने सोचा कि पूरा 60 क्वेश्चन का सीरीज जो है आज कंप्लीट कर देते हैं। एंड आपको पता ही है कि आज हमने हिस्ट्री भी जो है हिस्ट्री की क्लास भी आपको मिलेगी ही। जैसे कि आपको पता है कि उसमें लास्ट वाला जो पार्ट था वो आपको जरूर करना है, ठीक है। बाकी पॉलिटी के लिए जो लोग मेरे से बोल रहे थे कि देखो पॉलिटी, तो अब तो वैसे भी आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी में केवल 8 चैप्टर्स बाकी हैं, वो भी 8 दिन में हो जाएगा। तो डेली एक एक हम पॉलिटी का करेंगे, साथ में एक एक हम सीरीज करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने ही बोला कि अब टेस्ट सीरीज होना चाहिए, मतलब पीवाईक्यूज भी करना है, क्योंकि कंटेंट आपको पूरा मिल चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। आप में से 4 से 5,000 लोग देखते हैं। अगर आप 500 लोग भी लाइक करते हैं तो दिल से धन्यवाद। देखिए, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि अगर कोई सर्च करेगा तो उसको मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर मैं PDF वगैरह भेज दूंगी। बाकी जो क्लासेज हैं, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एंड ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज भी करते हैं। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ लिया है पूरा एकदम से अच्छे से, तो आपको पता ही होगा कि 5 वर्षों के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हो आप। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? तो ये आपको पता होना चाहिए। पुलिस थाने का जो प्रभारी पद नाम होते हैं वो होते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं पहला। जहां समझाने वाला होगा आप चिंता मत कर, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्न में से क्या मुहैया करवाया था? जब हम इसको पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसमें क्या चीज़ें मुहैया करवाई गई थी। वो था कि महिलाओं का जो है पारिवारिक संपत्ति में मतलब बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, कि अगर किसी का लड़का है या गर्ल है तो ऐसा नहीं है कि बस लड़के को मिलेगा, गर्ल्स को भी मिलेगा। तो ये हमने डिटेल में पूरी कहानी के माध्यम से वहाँ पे पढ़ा था कि दोनों का सेम राइट है। तो यही था इस वाले में। जब भी आपको हिंदू उत्तराधिकार की बात आएगी, याद रखिएगा, राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो दूसरा हो गया। चलिए 64 देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर एज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो फाइनल वाला कौन हो, किसे माना जाएगा, आप बताइए। काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका, या फिर अटॉर्नी जनरल? हमेशा से हमने पढ़ा है कि जो अंतिम अर्थ निर्णायक होगा वो माना जाएगा जुडिशरी को, न्यायपालिका को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का थर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, थर्ड इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 65 पे चलते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्न में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड जस्टिस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? तो बताइए इसका राइट क्या होगा आंसर? किसके लिए पारित किया गया था, किसको न्याय दिलाने के लिए? तो भाई जो ट्राइबल्स और जो दलित थे। ये देखिए, ये फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री से डायरेक्ट उठाए गए हैं। तो आदिवासी एवं दलित, तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं मेरे से बताने से पहले, एंड स्कोर जरूर बताइएगा। एंड ये बताना कि क्या एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद से आप लोग समझ पा रहे हैं कि कहाँ से किस तरीके से पूछा गया है, इस चैप्टर से ये सवाल पूछे गए हैं। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे, एंड अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भी आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ही। तो प्लीज़ रिवीजन करें, ठीक है। तो ये इसका तीसरा हो जाएगा। 66 देखिए, अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उसको हम बोलते हैं फेडरल, संघवाद, ठीक है। संघवाद का मतलब ही है कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार। चलिए ये देखिए सारा मिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। निम्न में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी प्रमोट सोशल जस्टिस? इन दोनों में से बताओ कौन सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है? तो चलो देखते हैं।
पहला है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये ऑब्वियस ही बात है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। और इनएक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी हमारा सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही है, ए और बी दोनों। 68 देखिए, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, क्या चीज, मतलब इन अ डिस्कशन ऑन आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली अ टीचर शुड फोकस ऑन, इसमें से किस पे इसको फोकस करना चाहिए टीचर को। तो आप मुझे बताएं, आप टीचर हैं, आप बताएं कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए। मान लो कि मुझे वास्तुशैली की चर्चा करनी है, तो क्या मैं उसमें इस पे फोकस करूंगी कि हाउ टूरिस्ट, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो हमारी बिल्डिंग को कैसे देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, या क्या मैं इसका डिस्कशन करूंगी। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, दोनों में से बेटर कौन सा है, या फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगी कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, हाउ इट एजर्टेड ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ अवे। तो मैं इसी की बात का डिस्कशन करना चाहूँगी। आप मुझे बताओ, आपको क्या इसमें कुछ ऐसा लगा सेंस वाली बात कि देखो बच्चों इस बिल्डिंग को कैसे देखेंगे, दूर से कैसे देखेंगे, इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है। क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक के नाते आपको इन सब बातों पे चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें डिस्कशन करना चाहिए कि यह ब्रिटिश महत्ता और जो मतलब ब्रिटिश की जो इम्पोर्टेंस है और जो हमारा विस्मय, इसका भाव कैसे पैदा होता है। तो ये वाली चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए वास्तुशैली की चर्चा में। ठीक है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। 4 69 पैडागॉजी, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो उद्देश्य है वो किस पे केंद्रित होना चाहिए इन चारों में से। देखिए आपका पैडागॉजी, प्योर पैडागॉजी का एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो क्या हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि भूतकाल में क्या गठित हुआ यह बताओ, या फिर कैसे गठित हुआ यह याद रखना। देखो याद वाली चीज़ें कभी आपकी सही नहीं होगी, हमें याद पे फोकस नहीं करना, ये तुरंत हटा दो। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, जो रेलेवेंट हैं, तो इस पे हम कर सकते हैं। और अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकसित करना, डेवलपिंग परफॉर्मिंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। अब आप में से देखो, पहली बात तो दूसरा तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। अब इन तीसरा चौथा में से कुछ लोग सोचेंगे कि 4 वाला भी तो हो सकता है। देन आप क्वेश्चन पे आए, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप मुझे बताएं। टीचिंग ऑफ हिस्ट्री कि क्या मतलब अगर आप हिस्ट्री जो है पढ़ा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक बार और खुद से सोचें। हमें आइडेंटिफाई करना है इशूज़ विच आर रेलेवेंट इन द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में भी जो चीज़ें, तो हमें अभी के इन इश्यूज़ को पहचानना चाहिए। मतलब उन मुद्दों की पहचान करो जो अभी भी रेलेवेंट हैं, इस पे तो फोकस करना ही चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, हमारा हिस्ट्री का मेन उद्देश्य ही यही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप तीसरे पे जाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको किस पे केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो जाएंगे तीसरे के साथ। 70 पे आ जाइए, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। व्हाट कैन बी द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल, मतलब जो करंट अफेयर्स को हम अपने सोशल साइंस की क्लासरूम में क्यों लाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो 4 उद्देश्य दिया गया है, इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा सही है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, हम करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे तो देश से जुड़े जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे देश के जो जुड़े मुद्दे हैं उसके प्रति बच्चों में रुचि आएगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, सही है। और विश्लेषण, मतलब बच्चे एनालिसिस कर पाएंगे, उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे, इसका भी बच्चों के अंदर विकास होगा, जैसे विकसित होगा। जैसे कि कोई चीज़ मुद्दा आया है तो हम बच्चों से बोल सकते हैं कि जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का हो रहा है तो क्या ये होना चाहिए और इसमें कितना आम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो बच्चे खुद का दिमाग लगाएंगे। तो ये बात तो सही है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा कर दो। बिल्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशन न्यूज, जैसा कि मीडिया में होता है कि देखो सीमा जो है, सीमा हैदर के बारे में मुद्दा दिखा दिखा के एकदम सनसनीखेज बनाए रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो दिखाते ही नहीं है। तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया, हमेशा याद रखो हमको अपने क्लासरूम को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो डी होगा, सी नहीं होगा, ए बी डी। कभी भी हमको सनसनीखेज पे, सनसनी जो खुलासे होते हैं ना, इस पे फोकस नहीं करना है। तो दूसरा हो जाएगा 70 का। ये प्योर पैडागॉजी है तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसको करने में। 71 देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इक्वालिटी की बात हो रही है, समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब मैं अपने क्लास में इक्वालिटी को डिस्कस कर रही हूँ तो मेरा मेन उद्देश्य क्या होगा। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से आपको सही बताना है।
सबसे पहले तो हमें बच्चों के जो एड्रेस इश्यूज ऑफ डिग्निटी विद द लर्नर्स, मतलब अधिगमकर्ताओं के साथ डिग्निटी से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। तो ये बात तो एकदम सही है, इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग का बच्चा है, हमें क्लास में हमारे अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं, तो हमें सभी को एक डिग्निटी के साथ जोड़ना चाहिए। किसी को ऐसा फील नहीं कराएं कि वो एक अलग जगह से आया है, अलग जाति का है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एकदम सही है। हमको सभी का सम्मान करने के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए, ये तो एकदम सही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित, जो हमारा संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। यस, बिल्ड अपॉन वैल्यूज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी बात हमारी एकदम सही है। बाकी इसमें लिखा है कि हम यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। आप तो मुझे लगता है कि मुझे इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, आप कभी ये सही नहीं कर सकते हो। हम ये बच्चों को क्यों बताएं कि ये जो असमानता ही तो एक यूनिटी है, असमानता कभी भी अंतर नहीं डिफरेंस करती है। मैं, आप, हम सब अलग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अंतर है हमारे में तो हम असमानता की तरफ जाएंगे। तो डी नहीं हो सकता है, ए बी सी पहला, ठीक है। 72 देखिए, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी को आपको संबोधित करना है। तो आप इन तीनों में से क्या करेंगे, बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो हमको हर एक कल्चर से जुड़े एग्जाम्पल्स को लेकर क्लास में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी है तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग कल्चर्स, मतलब हर कल्चर्स को मैं अपने क्लास में डिस्क्राइब करूँगी एग्जाम्पल्स के थ्रू, ये एकदम सही है। एंड केवल, ये जो केवल वर्ड है कभी सही नहीं होता। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए, नहीं, केवल वाला ऑप्शंस हमेशा गलत होता है। अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है तो आप प्रश्न का मतलब ही समझ के करना। एंड अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को आपको प्रेरित करना है, एनकरेज करना है। तो यस, ये होगा ए एंड सी, मतलब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस बताऊंगी डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो बच्चे उसको रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ए एंड सी हो जाएगा। 73 देखिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फसाइजेस, किस तरीके पे? तो 4 ऑप्शंस दिया है, बताइए। देखिए, सबसे पहले उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करो जो असफल हो रहे हैं। जी नहीं, हमें बस आकलन करना है तो मैं इसलिए ये नहीं पहचान करूंगी कि कौन फेल हो रहा है, और ना ही मैं ये अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को, बस एक लेखन की क्षमता को, राइटिंग एबिलिटीज़ को बस नहीं जांचूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है सबकी राइटिंग अच्छी हो। याद करने वाली चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती हैं, जो ये याद रखना है ना, ये हमेशा गलत होता है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। यस, इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स एबिलिटी टू एक्स्ट्रापोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशंस, जो अलग अलग लाइफ सिचुएशंस में उस चीज़ को जोड़ पाएँ अपने लर्निंग को, तो ये सबसे बेस्ट होता है असेसमेंट का आकलन करने के लिए। 4, ये हमने पढ़ा हुआ था, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने, तो आप तो मुझे लगता है इसका बता सकते हो। C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यस, C.A. बेली एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये होगा क्योंकि इनके द्वारा लिखा हुआ है। जेम्स मिल के द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, बद्रीनाथ टैगोर की पेंटिंग, नहीं, ये द्वितीय स्रोत का उदाहरण पूछ रहा है। देखो, जो C.A. पहला ये होता है कि आपने कोई चीज़ अपनी खुद की लिखी है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक सोर्स, और यहाँ पर C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यही हमारा होगा द्वितीय स्रोत का उदाहरण। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारे प्राइमरी सोर्स में आ जाएंगे ये तीनों। सेकेंडरी सोर्स हमारा पहला है। 75 देखिए, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? याद रखिएगा, किस पे चर्चा करना है? स्त्री चर्चा पे। तो आप इसमें से किस आत्मकथाओं को संदर्भित कर सकते हैं? बायोग्राफी, तो स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे, राज सुंदरी देवी, अमार जीवन, रुखैया शेखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सतनार कृत मनिक मिलाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सुंदरी देवी, अमार जीवन। टू डिस्कस ऑन वुमेन्स एजुकेशन की बात हो रही है ना।
यहाँ पर इसी में वुमेन्स एजुकेशन का आपको मिलेगा। यहाँ तो स्त्री पुरुष की तुलना की गई है। कॉलोनी इंडिया स्टूडेंट्स कुड रिफर टू द, तो हम इनकी ऑटोबायोग्राफी से रिफर कर सकते हैं, तो दूसरा हो जाएगा। रास सुंदरी देवी कृत अमर जीवन, इन्होंने स्त्री के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा जब मैंने आपको डिटेल में इनके बारे में सारी चीज़ें बताई थी। 76 में आ जाइए। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दे से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड डिवेलप पर्सपेक्टिव रिलेट्स टू इशूज कंसर्निंग। ठीक है, तो उससे आप परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दे से, इनमें से बताइए, सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशंस, ऑब्वियस ही बात है हमें ये करना चाहिए। और डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी करना है, मानव विकास भी करना है। बट विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, ये इसमें कोई चुनौती नहीं होती ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी कुछ लोग बोलते हैं, तो विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ ये नहीं होगा, बाकी के ये 3 होंगे। क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है भूगोल शिक्षण में किन मुद्दे से जुड़े संदर्भ परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 के साथ जाएंगे। 77 एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, इन चारों में से क्या? मतलब इन चारों में से ऐसा क्या करेंगे? तो जो एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड एनकरेज लर्नर्स, लर्नर्स को क्या एनकरेज करेगा इन चारों में से, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कीप डिस्कशन मिनिमल, बोल रहा है कि चर्चा बहुत कम करो, तो ये तो नेगेटिव हो गया। हमको पाठ्य पुस्तक पे बस केंद्रित नहीं करना है, जहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक पे फोकस करने को कहा जाए वो हमेशा गलत होता है। और व्याख्यान को सुनना, साझा किए गए पर निर्भर रहना ये भी गलत है। बच्चे यहाँ पे पैसिव बन जाएंगे, मतलब आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चा सुन रहा है, उसमें कोई सो रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा बच्चों को एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे एक्टिव रहेंगे, खुद का दिमाग लगाएंगे, खुद से सोचेंगे। तो पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को प्रेरित करने के लिए, तो 4 हो जाएगा। 78 देखिए यहाँ पे, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब ये 4 प्रश्न दिया गया है, पैडागोजी है, आप मुझे बताओ इनमें, सॉरी 4 नहीं 3 है, तीनों में से कौन सा सही है? तो चलो देखते हैं। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब चैप्टर के लास्ट में जो चीज़ें दी रहती हैं ये बच्चों को डिस्कशन करने में, डिबेट करने के लिए प्रेरित करता है, तो जी हाँ सही है। और प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यस, जो लास्ट में जो दिए गए होते हैं ना वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, कंपेयर करना है, और कॉन्ट्रास्ट आर टाइप ऑफ एंड टेस्ट क्वेश्चंस, ये इस टाइप के प्रकार होते हैं, तो ये भी बात सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गए अवधारणाओं की समझ विस्तृत करना नहीं। लास्ट में जो क्वेश्चन दिया होता है ना, ये मान लो चैप्टर है, इस खत्म हो चुका है, लास्ट में जो क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर से रिलेटेड होता है, ना कि पहले पढ़ाई गई कॉन्सेप्ट के बारे में होता है, तो सी तो नहीं होगा, क्योंकि अध्याय के अंत की बात कर रहा था कि चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जैसे मैं एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाई, तो लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस मिले, तो क्या वो क्वेश्चंस पहले वाले के लिए था या उसी के लिए था? बताइए। पहले वाले के लिए तो था ही नहीं, हमने जो चैप्टर्स पढ़ा उसी से रिलेटेड था, तो हो जाएगा हमारा ए एंड बी। दूसरा 79 सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो हमारा ऑलरेडी ये है ही चैप्टर, ये हमारा टेक्स्ट बुक ही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो इसके पाठ्य पुस्तकों में आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने 6-7 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ी है ना, बताइए। सबसे पहले ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और इसमें विवरण दिया गया है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है सोशल एंड जो पॉलिटिकल जो इशूज़ हैं उसके बारे में, तो ये तो एकदम हो जाएगा 79 का। एंड संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। इसके बारे में तो हमने सामाजिक एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। यस, आपने देखा होगा ग्रामीण में कैसा जीवन है, शहरी जीवन कैसे हैं, जन सुविधाएं कैसे हैं, हमारे आसपास के बाजार कैसे हैं, इस टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ना कि हमने जैसा संविधान में सेम वैसा ही ऐसी इस बुक में नहीं दी गई है। तो ए एंड सी। दूसरा 80 क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए, और ये मैंने आपको उसी समय डिटेल में पढ़ाया था कि जब डॉक्टर अंबेडकर जा रहे थे तो दिखने में तो बहुत अच्छे मतलब अमीर घर के लग रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बताई तो आपने देखा होगा जो उनको कोई ले जाने वाला नहीं था,
पूरी कहानी इन्होंने बताई है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पे जोर दे रही है, ये आपको बताना है। अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन किया अपने क्लास में। अब मैं बच्चों का क्या चीज़ टेस्ट लेना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अनुमान लगाएं, वो तुलना करना ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ आपसे बोलूँ कि देखो ऐसा हुआ उनके साथ, और वहाँ पे जो लोग थे, क्या उन लोगों ने भेदभाव किया होगा, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मैं आपको अनुमान ही तो लगाने के लिए बोल रही हूँ, गेस करने के लिए। क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। तो तुलना करने के लिए नहीं, अनुमान लगाने के लिए, ना ही कारण प्रभाव, ना ही परिकल्पना बनाना। ऐसा जब भी आपसे कोई पूछे ना कि ये बताओ पहले जब आज़ादी हुई थी तो क्या उस समय सच में बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ था, तो आप अपनी बात कोई कुछ बताएगा, कोई सब अनुमान ही तो लगाएंगे। तो परिस्थितियों से आपने अनुमान लगाया है, ठीक है, कि जो परिस्थिति मैंने आपको बताई आपने वहां से गेस किया, तो दूसरा हो जाएगा। चलिए 81, और हमने बाजार वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है, इन चारों में से बताओ। अब आपको बाजार के बारे में समझाना है, इंट्रोडक्शन देना है, तो आप इसमें से कौन सा यूज करेंगे? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला कि हमको पाठ्य पुस्तक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं टेक्स्ट बुक रीड कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ, नहीं। मुझे बाजार को करना है तो मैं बच्चों को बाजार के लिए मतलब किसी दुकानदार को आमंत्रित कर दूंगी, या तो उनको लेकर जाऊंगी कि कोई शॉप दिखा दूंगी। जैसे कि दूसरा लिखा हुआ है कि एक दुकानदार को कक्षा में इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करो। अब भाई जो पेशे से ही दुकानदार है वही तो अच्छे से बता पाएगा, तो ये मैं ऐसा कर सकती हूँ। दूसरा, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखा देना। चित्रों से कुछ नहीं होता है, ना ही आप बच्चों को स्कूल में मानचित्र दिखा दे। आपको या तो खुद बच्चों को लेकर जाओ बाजार दिखा दो, या फिर उसको आमंत्रित कर दो, यही हो सकता है बेस्ट। तो ये दूसरा हो जाएगा। 82 देखिए, यही है ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर ये महारी चोखा ने ऐसा कहा है, तो आप एक शिक्षक हैं, आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे, बताइए। आप मान लो टीचर बन गए, वैसे भी आप टीचर बन ही जाएंगे, तो आप इस कविता का किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो मैं क्या ये बोलूँगी कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मतलब आप पैदा हो जाते हैं तो मानवीय शुद्धता निर्धारित हो जाती है, ये तो बात एकदम गलत है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, क्या इस तरीके से करेंगे? या फिर मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या फिर मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है? पहला हो नहीं सकता, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। देखो, मानवीय जो शुद्धता होती है, इसमें आप खुद देखिए क्या लिखा हुआ है। दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना, तो इसलिए दूषण से है भीतर। तो अगर हमारा विचार ही जो है शुद्ध नहीं है, तो इस कविता के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं को चर्चा कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मानवीय शुद्धता जो होती है वो हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, ना कि हमारे जन्म से, ना कि हमारे काम से। क्योंकि काम तो बहुत लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी उनके विचार देखो, क्या वो कभी गरीबों की मदद करते हैं? इस वजह से ये तीसरा बेस्ट जो है आंसर होगा कि ह्यूमन की जो प्योरिटी है वो डिटरमाइन करती है बाई आवर थॉट्स एंड बिलीव्स। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। 83, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 6 to 8 के लिए पढ़ते हैं, तो इन तीनों में से आप बताइए कि क्या इसमें से सही होगा। तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, देन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। जैसे कि हम लोग हायर क्लास में इसका डिस्कशन करते हैं, तो हम क्यों चाहते हैं? ताकि बच्चों के अंदर पृथ्वी से रिलेटेड समझ बने। दूसरा है कि अपने क्षेत्र और राज्य और देश पर अध्ययन करना। यस, ये भी बताना होता है। साथ में हमको बच्चों को हमारा जो पास्ट है, जो करंट डेवलपमेंट है, ये भी पढ़ाना है। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं। 83 का हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? देखो 20 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी, और प्योर पेडागोजी है ये। तो ग्लोब और हम इसका यूज करके
किस कॉन्सेप्ट को दर्शा सकते हैं? परिक्रमण, दिन रात, मौसम परिवर्तन, वर्षा का वितरण। आप मुझे बताओ। यूजिंग अ ग्लोब एंड अ सोर्स ऑफ लाइट टीचर कैन डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इन चारों में से कौन सा? ये तो आसान है। तो देखो, रोटेशन हम दिखा सकते हैं, दिन और रात दिखा सकते हैं, मौसम परिवर्तन दिखा सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम ये नहीं दिखा सकते हैं। तो केवल डी को छोड़ के बाकी के तीनों हो जाएंगे। ए बी सी पहला हो जाएगा। 85 देखिए, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? याद रखिएगा, शिक्षक के तौर पर इतिहास के लोहा बनाने वाली जो फैक्ट्री मालिक है ना, उस पर आपको डिस्कशन करते समय हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ, मतलब यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इसमें किसके साथ रिलेट कर सकते हो, ये आपको बताना है। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। बताइए। 85। तो यस, खनिज संसाधन के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। और हम इंडस्ट्रीज के साथ कर सकते हैं और हमारे इनसाइड आवर अर्थ। बट हम लोहा बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो ऊर्जा संसाधन की बात नहीं कर सकते, मतलब ये टॉपिक में हम नहीं इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो सी को छोड़ देना, ए बी डी। और ये जो है ना, आप बार बार जब पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, अपने आप खुद करने लगेंगे, ठीक है, जिसको पहली बार में परेशानी हो रही होगी। चलिए 86 देखिए, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार का परिचय देने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी? तो चारों में से मैं वनों के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्कशन करने के लिए बेस्ट क्या हो सकता है? तो विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना, या फिर हमको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो आसपास में आप जाओगे तो सारे तो नहीं दिखा सकते हो ना फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट एक ही टाइप आप दिखा पाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भ्रमण करने का समझ जैसे लोग देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे। तो पहले आप ये भी क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात हो रही है, आपके आसपास बहुत सारे टाइप्स थोड़ी ना होंगे, एक ही होगा, तो ये हमारा उतना सही नहीं है। और क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दो, मतलब पीपीटी दिखा दो, और विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखा दो, और वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए छोटे समूह में बच्चों को बांट दो। तो देखिए, सबसे बेस्ट आंसर होता है, जब भी आपको कोई टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिखाना है तो डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिखाएंगे, तो वहाँ से बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड हो जाता है। तो जब भी पीपीटी और डॉक्यूमेंट्री दो ऑप्शंस एक साथ आए, तो आप हमेशा डॉक्यूमेंट्री के साथ जाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तीसरा। चलिए, अर्थक्वेक, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पे बल देना चाहिए? भूकंप के प्रकार पर, या फिर हमको भूकंप के दौरान कौन सी सावधानियां प्रिकॉशंस करनी चाहिए। हालिया भूकंपी, मतलब अभी लेटेस्ट कोई भूकंप आया हो उस पर डिस्कशन कर दो, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन कर दो। तो इसमें से हमें बच्चों के साथ डिस्कशन करते समय अर्थक्वेक पे कौन से पे फोकस करना चाहिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सबसे बेस्ट आपको पता ही है, हमको बच्चों को प्रिकॉशंस बताना है कि जब भी भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा। 88 देखिए, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? बताइए। ये तो नाम से भी आप आराम से बता सकते हो। जब भी तवा बांध का आए ना नाम, तो याद रखना वो मछली पकड़ने का अधिकार था, ना तो खेती, ना उद्यान, ना ही व्यावसायिक। जो तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग, इनका जो अपने मछली पकड़ने का जो अधिकार था ना, इसी के लिए लोग संगठित हुए थे। तो फिशिंग राइट्स दूसरा हो जाएगा। 89 देखिए, निम्न में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? डाइवर्सिटी का इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट जो है सिंबल है? सबसे पहले कि यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। जी नहीं, डाइवर्सिटी कभी भी भेदभाव नहीं बढ़ाती है, ये लोगों के बीच एक सिमिलैरिटी लाती है। जब डाइवर्सिटी है तो सिमिलैरिटी कैसे, ये भी आप सोचेंगे, ऑब्वियस ही बात है भाई, डाइवर्सिटी है तो सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ये भी खत्म, ये खत्म। या लोगों के जो डिफरेंसेस है ना, उसको एक्सेप्ट करता है। जी हाँ, हमें क्या करना चाहिए, कोई अलग कल्चर से है, अलग रीजन से है, अलग रिलीजियन है उसका है,
कोई भी धर्म, जाति, वर्ग, हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके विशिष्टता को। यह लोगों के बीच असमानता को नहीं स्वीकारता है। तो हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इट एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमंग पीपल, तीसरा हो जाएगा। ठीक है। एंड अभी का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए 30 मिनट में। ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? बताइए, लोकतंत्र के संबंध में इसमें से कौन सा गलत है? तो चलो पहले हमें सब सही वाला पता होना चाहिए। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, जी हाँ, बट महिलाएं नहीं कर सकती थी। महिलाओं को तो आज़ादी के बाद मौका मिला है, तो ये बात सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, जी हाँ। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। हमने डायरेक्ट जाके मोदी जी को नहीं जिता दिया है। हमारे यहाँ जो विधायक, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको हम लोग करते हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोग चला रहे हैं। तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये बात गलत है। ठीक है, 4 गलत है और गलत वाला पूछा था तो वही सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सोशल साइंस। और देखिए हमने 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना 30 में से कितना मिला है। कल वाला जो आधा सीरीज था, जिसने नहीं देखा है उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। तो कल भी मैंने 30 क्वेश्चंस कराए थे, आज भी। हाँ, ये बात है कि आज हमने पैडागोजी के क्वेश्चंस ज़्यादा किए हैं, प्योर पैडागोजी थी आज। कल हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की थी। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप सभी को हिस्ट्री की क्लास जो है 2 बजे मिलेगी, वो क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि उस क्लास से 100% मैं बोल सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ, क्वेश्चंस इतना पूछा गया है, इतना पूछा, क्योंकि उसी में आपको साइमन कमीशन, नमक जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा की जो घटना थी, सब कुछ है उस चैप्टर में। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से अगर आपने नोट्स बना लिया ना, तो यकीन मानो कि हिस्ट्री तब आपका एकदम से कन्फर्म हो जाएगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। PDF वगैरह वहाँ भेजती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।